बिफोर वी गो, जस्ट फॉर अ वेरी क्विक रिकैप, हम डिराइव नहीं करेंगे, सिर्फ सिर्फ फॉर्मूला लिस्ट डाउन करेंगे। इफ यू रिमेंबर, कल के सेशन में वी हैव डिराइव्ड फॉर्मूला फॉर एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और वो फॉर्मूला था G इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, वेयर एम इज मास ऑफ अर्थ एंड आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। फिर हमने वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी देखा था, हाउ द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस एज यू गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट एन अल्टीट्यूड h। तो जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हो तो जी की वैल्यू चेंज होती है, एक्चुअली डिक्रीज होती है। तो इट इज जी एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर। फिर हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया था, तो जी एच बाई जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जी एम हो जाएगा कैंसल, एंड यू गेट आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से आपको जी एच मिल जाएगा आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, एज यू गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। ये जो जी है इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लिख दिया। अब डिक्रीज हो रहा है, कैसे समझे आपको ये? हाउ कैन यू से दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट? डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो नंबर 1 से छोटा आता है और उसका स्क्वायर और भी छोटा आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर 0.5 है तो उसका स्क्वायर कितना है? 0.25 है। नंबर 0.4 है तो उसका स्क्वायर कितना है? 0.16 है। तो एज यू कैन सी कि नीचे यहाँ पे प्लस है, मतलब न्यूमरेटर ये छोटा है, डिनोमिनेटर ये बड़ा है। तो नंबर क्या है? 1 से लेस है। 1 से लेस नंबर का स्क्वायर और भी लेस है, तो जी एच इज लेस देन जी। मतलब एज यू गो एट हायर हाइट्स द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। फिर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया था, तो उस केस में हमने सिर्फ इतना ही किया है, ये आर को नीचे लेके आ गए थे, 1 अपॉन आर प्लस एच बाई आर स्क्वायर इंटू जी। फिर r बाई आर इज 1, तो 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1 और नीचे है 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर इंटू जी। ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। तो जी एच, की वैल्यू आ जाएगी, जी एच का इक्वेशन बन जाएगा 1 प्लस एच बाई आर रेज टू -2 इंटू जी। फिर बाइनोमियल थ्योरम लगा के हमने शो किया था 1 माइनस 2h बाई आर इंटू जी। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे यू कैन सी बीच में माइनस है, मतलब क्या है? मतलब g इंटू 1 इज g माइनस 2h बाई आर इंटू जी। तो यहाँ पे बीच में माइनस साइन होने का मतलब एज यू गो ऑन हायर हाइट द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस। लेकिन कौन सा फॉर्मूला कब? मैंने आपको बताया था कि ये जो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम लगाया वो एक कंडीशन में था, व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r। फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक एन ऑब्जेक्ट टू अ हाइट ऑफ 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ये जो 10, 20, 30 में वैल्यू बोल रहा हूँ, ये वैल्यू 6400 किलोमीटर के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जब हाइट इज लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ हो तो ये फॉर्मूला यूज करना, 1 माइनस 2h बाई आर इंटू जी। अगर हाइट ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 3200 किलोमीटर्स। 3200 इज वेरी लार्ज हाइट, तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये r अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। अगर हमने क्वेश्चन ऐसा आता, फाइंड आउट व्हाट इज द एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 32 किलोमीटर, तो 1 माइनस 2h बाई आर। तो ये दो अलग अलग रिजीम्स में यूज होता है, यू कैन नॉट यूज द सेम फॉर्मूला फॉर बोथ द केसेस। वो जो फॉर्मूला था r अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, वो हायर हाइट्स के लिए है और ये स्मॉलर हाइट्स के लिए है। देन आज हमको देखना है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। तो अब कल मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल 4 केसेस बनते हैं। एक, अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो, मतलब वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद लैटिट्यूड, ना अल्टीट्यूड। और एक आप डेप्थ में जा रहे हो, मतलब विद डेप्थ,
और एक होगा विथ लैटिट्यूड, मतलब यू आर गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल और पोल टू इक्वेटर, एंड वन इज विद द शेप ऑफ अर्थ। तो टोटल इन केस 4 डिफरेंट केसेस हैं यहाँ पे। वैल्यू ऑफ जी will change with number 1 altitude, number 2 depth, number 3 latitude and number 4 shape of earth। तो हम आज दूसरा केस कवर करेंगे इसका, वेरिएशन in the value of g with depth, और वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट और विथ डेप्थ। इसका डेरिवेशन का स्टेप सेम है, डेरिवेशन अलग अलग है लेकिन स्टेप सेम है। तो यू स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट वाज एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू कितना होगा जी का, gm/r²। सिर्फ इस केस में इतना डिफरेंस है कि हम अर्थ को अज्यूम करेंगे टू बी मेड अप ऑफ शेल्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। देखो ये assumption है, इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। इन रियलिटी you should know any planet, it will basically the density changes as you go from surface to the inside। For example, हमारा खुद का planet अर्थ ऊपर सरफेस पे क्या है, सॉलिड है, मतलब डेंसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे तुम अंदर जाओगे तो अंदर you will also find there is कोर में क्या है, लावा है, मोल्टन लावा। तो डेंसिटी इज नॉट सेम। किसी भी प्लैनेट का डेंसिटी सेंटर से सरफेस तक आने में सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। लेकिन एट योर लेवल, बिगिनर्स लेवल पे ऐसा अजम्पशन हम लोग कर लेते हैं कि ये जो अर्थ है इसका डेंसिटी हर जगह पे क्या है, सेम है। लेकिन अर्थ इज अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शेल्स, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ शेल्स। ऐसा क्यों किया उसका भी रीजन है, बताता हूँ। तो अर्थ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ शेल्स। तो मैं यहाँ 3-4 शेल दिखाऊंगा। लेट अस से दिस इज द सिचुएशन। तो अर्थ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ शेल्स। अब जब इनिशियली ऑब्जेक्ट था सरफेस पे, तो जब ऑब्जेक्ट का मास कितना लिया था हमने, m। ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये अर्थ के सरफेस पे है या अर्थ के सरफेस से ऊपर है। उस केस में अर्थ का पूरा ही मास इस पे एक्ट करता है, मतलब ग्रेविटी इज ड्यू टू होल मास ऑफ अर्थ, राइट। इसके लिए जब आप फॉर्मूला लिखोगे gm लिखोगे, m इज मास ऑफ अर्थ। तो लेट अस कंसीडर द अर्थ to be made up of number of shells of uniform density, Imagine an object of mass m. Imagine an object of mass small m kept at the surface of earth, और इस केस में, in this case, total mass of the earth m acts on this object. In this case, the gravitational force on the object is due to entire mass of earth, capital M of earth, and therefore acceleration due to gravity is given by, acceleration due to gravity is g equal to g capital M by capital R square, इक्वेशन नंबर 1। तो जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे था तो अर्थ के पूरे ही मास ने उस पर ग्रेविटी एक्ट कर दी, एंड दैट इज व्हाई एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी इज gm by r²। व्हाई r? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ दैट मास इज r।
तो ये डिस्टेंस कितना है, r है, दिस इज कैपिटल R। देन हमने कहीं तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी लिखा है, इसका मतलब मुझे g को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना चाहिए। वाई, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। वाई यू वांट टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल। तो मास, you know what is density? Mass upon volume. So density is mass upon volume. Therefore mass is volume into density, but volume equal to 4/3 pi r cube. Why cube? Since the earth is assumed to be a sphere. Actually earth sphere होता नहीं है, assumed to be a sphere. अर्थ एक्चुअली इलिप्सॉइड शेप होता है उसका, इट इज नॉट अ स्फीयर, लेकिन हम एट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन उसको स्फीयर मान लेंगे, क्योंकि देखोगे धीरे धीरे जेई नीट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, वी विल ट्राई टू चेंज। वैसे अगर इलिप्सॉइड बोला भी होता तो इलिप्सॉइड का फिर वॉल्यूम पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो देयरफॉर ये वॉल्यूम आ गया, देयरफॉर व्हाट इज मास? What is mass? Mass is volume into density. Volume is 4/3 pi r cube, ये वॉल्यूम आ गया, into density ये रो आ गया। एक काम करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Therefore from इक्वेशन नंबर 1 and 2 g equal to g by r square into m, लेकिन m क्या है, 4/3 pi r cube into रो। कैंसल कैंसल, तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 4/3 पाई g r रो। तो कई बार आपको जेईई नीट में क्वेश्चन आएंगे, दे विल गिव यू रेडियस एंड डेंसिटी एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट g। ऐसा भी बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन टू बी 6400 किलोमीटर एंड द डेंसिटी ऑफ अर्थ is half of some other planet. So density of earth is density of planet by 2. Given that the radius of planet is 3200 kilometer, density earth का आधा है लेकिन radius planet का आधा है, 3200 kilometer is half of 64. Find out what is accident due to gravity on the surface of that planet. तो आपको क्या बता दिया, आपको बताया planet का density half of earth है ना, उल्टा, अर्थ का डेंसिटी हाफ ऑफ प्लैनेट है और प्लैनेट का रेडियस हाफ ऑफ अर्थ है। कर ही देता हूं इजी, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डेंसिटी ऑफ प्लैनेट बाय 2, बट रेडियस ऑफ प्लैनेट इज रेडियस ऑफ अर्थ बाय 3। फिर आपको बोलेंगे फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट, ऑन द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट। डू यू सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ r एंड रो इज 4/3 पाई g r रो। इसमें 4/3 पाई और g क्या है, कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रो। तो फिर सिंपल gp by g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट टू दैट ऑफ अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो rp रो p अपॉन rpe रो e। व्हाट इज rp by re, दिख रहा है, 1/2। What is rho p by rho e? 2. So what is accident due to gravity on the surface of the planet? Same, 9.8. सेम आ गया ना, gp by g कितना आ गया, 1। तो gp by g 1 आना मतलब क्या हो गया, gp इक्वल टू g आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे। तो रिमेंबर, जब भी आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड डेंसिटी बोला होगा तो ये इक्वेशन यूज करना है। गुड, क्लियर यहाँ तक? तो अभी तक हमने क्या किया, हमने अब तक सिर्फ अर्थ को अज्यूम किया टू बी मेड अप ऑफ शेल्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। एक ऑब्जेक्ट हमने इमेजिन कर लिया अर्थ के सरफेस पे, हमने अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट को इमेजिन किया और उसका जी का इक्वेशन लिख दिया gm by r स्क्वायर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने डेंसिटी मेंशन किया है तो मुझे जी का इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब, तो मुझे मिल गया मास 4/3 पाई r क्यूब रो। ये मास का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया जी में, तो हमको मिल गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ
इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी। यहाँ तक क्लियर? हमारा टास्क था टू चेक कि जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, हाउ द वैल्यू ऑफ जी इज चेंजिंग व्हेन यू गो इनसाइड द अर्थ। तो अब एक काम करेंगे, अब हम इस ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे इनसाइड द अर्थ। लेट अस से यहाँ पे लेके गए, तो उसका तुमने क्या किया, उसका तुमने डेप्थ, यू हैव टेकन दिस ऑब्जेक्ट टू सम डेप्थ। तो लेट अस से ये ऑब्जेक्ट को आप डेप्थ पे लेके गए। आप कितने डेप्थ पे लेके गए? लेट अस से डी डेप्थ पे लेके गए। तो यहां से सरफेस से लेके तो यहां तक ये डिस्टेंस को मान लूंगा मैं डी। तो डेप्थ इज हाउ मच? डी। डी। और आपको ऑलरेडी पता है सरफेस से सेंटर तक का डिस्टेंस होता है आर। तो सरफेस से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना था? आर था। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर इज आर। तो ठीक है, इट इज आर, ये आर डिस्टेंस है। तो नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डेप्थ टू द सेंटर? आर माइनस डी। आर माइनस डी। जैसे मैंने आर प्लस एच को स्मॉल आर लिखा था, वैसे ही मैं आर माइनस डी को भी स्मॉल आर लिखूंगा। उसका रीजन है, आगे ग्राफ देखना है हमको, और वो क्वेश्चन जेई में भी आया है, नीट में भी आया है। तो ग्राफ समझना है, इसलिए पहले इसको ध्यान में रखो। मतलब बेसिकली अर्थ के सेंटर से कोई भी लोकेशन हो, वो अर्थ के अंदर हो या अर्थ के बाहर हो या अर्थ के सरफेस पे हो, यू कैन डिनोट इट बाय स्मॉल आर। सिर्फ स्मॉल आर, आर माइनस डी आएगा इफ द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड अर्थ। Small r will be capital R if the object is on the surface of Earth, and small r equal to R plus H if the object is above the surface of Earth. तो ग्राफ समझ में नहीं आएगा नहीं तो ध्यान देना ये। अब जैसे हमने यहाँ पे एक चीज मेंशन की थी कि जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू एंटायर मास ऑफ अर्थ। लेकिन जब ये सेम ऑब्जेक्ट डेप्थ में है तो फिर उस केस में अर्थ का एंटायर मास इस पे एक्ट नहीं करता, इस पे एक्ट करता है तो मास बिलो दैट ऑब्जेक्ट। अब मान लो md इज द मास बिलो दैट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के नीचे अर्थ का कितना मास है? m सफिक्स d। तो लेट अस से, तो पूरा मास तो नहीं है ना, क्योंकि हमने हम एक शेल नीचे आ गए। एक शेल नीचे आ गए तो ये जो आखिरी वाला शेल है, ये जो बाहर वाला शेल है, ये बाहर वाला शेल एक्ट नहीं करेगा। तो कौन एक्ट करेगा? अंदर के शेल से एक्ट करेंगे, अंदर के दो शेल एक्ट करेंगे। तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि मास क्या हो गया? कम हो गया। तो रिमेंबर दिस। तो लेट अस इमेजिन, let us take the object to a depth d, below the surface of earth, below the surface of earth. In this case entire mass of earth does not act on the object. Entire mass of earth does not act, मतलब does not exert gravitational force on the object. Let us say, let md, m suffix d, be the mass of earth below the object. Be the mass of earth below the object. और जो रेडियस है वो r माइनस डी है। ऑल्सो स्मॉल r इक्वल टू r माइनस डी। इसको एक काम करो, फिलहाल हम इसको r सफिक्स d बोल देंगे। ये स्मॉल r नोटेशन में बाद में यूज करूंगा, बाद में, अभी नहीं, बाद में। तो फिलहाल r सफिक्स d, दैट इज r माइनस डी, इज द रेडियस ऑफ अर्थ, या फिर आप बोल सकते हो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसा भी बोल सकते हो इसको। तो डिस्टेंस ऑफ object from the center of earth, अब इस केस में जो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा कब? जब डेप्थ पे था ऑब्जेक्ट। तो इन दिस केस acceleration due to gravity is given by acceleration due to gravity
इज, जैसे यहाँ फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, जीएम बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखोगे, जी सफिक्स डी इक्वल टू जीएम बाय आर माइनस डी का स्क्वायर। फिलहाल मैं आर माइनस डी को क्या लिख रहा हूँ, आर सफिक्स डी, और मास कितना होगा, एम डी। यहाँ तक क्लियर? तो कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला है, सरफेस पे था तो टोटल मास और रेडियस कैपिटल आर, डेप्थ पे है तो मास बिलो दैट पॉइंट एम डी और रेडियस आर सफिक्स डी। सिमिलरली जैसे हमने इसके बाद क्या किया था, इसके बाद हमने मास को लिखा था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वैसे ही यहाँ पे करोगे, बट अगेन मास एट डेप्थ इज वॉल्यूम एट डेप्थ इनटू डेंसिटी। व्हाट इज वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, कौन सा आर, आर एट डेप्थ क्यूब इनटू डेंसिटी। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5, therefore from equation number 4 and 5, मैं थोड़े से स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि समटाइम्स ना इंटरमीडिएट स्टेप पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो पता होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5, इक्वेशन नंबर 5 का मास इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करोगे, तो therefore g at depth will be g by rd square, और md is 4/3 pi rd cube into rho। क्लियर? तो सिंपल, अब जो कैंसिल हुआ, आर डी स्क्वायर और ऊपर का क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचा, 4/3 जी पाई आर डी इंटू रो, इक्वेशन नंबर 6। अब ये इक्वेशन 6 को इक्वेशन नंबर कहाँ गया, अरे अभी तो लिखा था, और 3, ये रहा इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर दो। सेम प्रोसेस किया था हमने, कहाँ पे, हाइट के लिए, सरफेस का जी वैल्यू, हाइट का जी वैल्यू, दोनों को डिवाइड। ये सरफेस का जी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ आर एंड डेंसिटी, इक्वेशन नंबर 6 ये डेप्थ का जी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड डेंसिटी। फिर इक्वेशन नंबर 6 को डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, ये तो उल्टा, डिवाइड इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 6, एक ही बात है, व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो इक्वेशन नंबर 6 बाय इक्वेशन नंबर 3, तो जी डी बाई जी इक्वल टू, वहां पे क्या, यहाँ पे क्या है, 4/3 जी पाई आर डी रो, और वहां पे क्या है, 4/3 जी पाई आर रो। तो कैंसल 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 कैंसल, सब कुछ कैंसल, सिर्फ क्या बचेगा, आर डी अपॉन आर, कैंसल 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 कैंसल। तो यू विल बी लेफ्ट विथ दिस इज इक्वल टू आर डी अपॉन आर। देयरफॉर accretion due to gravity at depth upon surface value is rd, लेकिन rd is r minus d upon r, therefore gd by g equal to r by r is 1 minus d by r, therefore gd equal to g into 1 minus d by r। यहाँ पे भी बीच में क्या है, माइनस, तो यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ g will decrease as you go below the surface of earth। So as you go above the surface of earth, the value of g decreases, as you go below the surface of earth, value of g decreases। तो मैक्सिमम कहाँ पे है फिर, सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो अगला जो टॉपिक है, क्या है अगला टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ बिटवीन g at depth and g at altitude। तो अब कंपेयर करके देख लेंगे, और ये क्वेश्चन रिमेंबर, ये ऑलरेडी मोर और लेस दोनों एंट्रेंस एग्जाम में आया है, सिंपल क्वेश्चन है, ग्राफ सिर्फ समझ लो कि ग्राफ आया कहां से। तो कंपैरिजन बिटवीन जी एट डेप्थ एंड जी एट अल्टीट्यूड। वेरी सिंपल केस और अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास, इमेजिन दिस इज अर्थ, लेट मी मार्क डाउन सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये सेंटर ऑफ अर्थ है, यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ। अब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर से ऊपर लेके जाएंगे। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे समझ लो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था पहले, सेंटर पे, मतलब डिस्टेंस कितना था, 0। अब तुम क्या कर रहे हो, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग डिस्टेंस, मतलब एक एक्सिस पे
एक एक्सिस पे डिस्टेंस फिक्स हो गया स्मॉल आर, एंड स्मॉल आर मैंने पहले बता दिया था, स्मॉल आर इज आर माइनस डी। कब तक आर माइनस डी? मैंने इसलिए बोला ना, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। स्मॉल आर इज आर माइनस डी इनसाइड द अर्थ, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच एट अबव सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब एट हाइट एच। तो हम ऑब्जेक्ट को कहां से स्टार्ट करेंगे? सेंटर से, मतलब आर की वैल्यू क्या होगी? 0। फिर क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, फिर आ जाएगा सरफेस, फिर सरफेस के ऊपर, और हम चेक करेंगे कि जी की वैल्यू चेंज कैसे हो रही है, हाउ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज चेंजिंग। यहाँ तक क्लियर? पहले क्वेश्चन समझ में आया? हमको क्या करना है? कंपेयर करना है किसको? जी की वैल्यू को। कहाँ पे? डेप्थ पे और अल्टीट्यूड पे। इसमें एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है बाउंड्री वैल्यू। बाउंड्री मतलब सरफेस वैल्यू, क्योंकि हमने अभी भी देखा सरफेस पे सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। तुम सरफेस से ऊपर जाओगे तो कम होगा, सरफेस से नीचे आओगे तो भी कम होगा। मतलब जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर था, जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर था, तो उस केस में जी की वैल्यू मैक्सिमम थी, और वो वैल्यू कितनी थी? 9.8। कहाँ पे? पोल पे। कहाँ पे? पोल पे। इक्वेटर पे अलग होता है, वो बाद में देखेंगे, वो भी हमको देखना है। तो ये 9.8 है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। गुड। तो ये स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ गया? कैपिटल आर। दिस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी, कहाँ पे है? सरफेस पे। स्मॉल आर इक्वल टू, तो इससे कम डिस्टेंस, इससे कम डिस्टेंस मतलब तुम कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? इनसाइड द अर्थ। ज्यादा डिस्टेंस मतलब तुम कहाँ हो? आउटसाइड द अर्थ। आउटसाइड मतलब बेसिकली एट अल्टीट्यूड। तो दो सेक्शंस, दो इसमें पार्ट्स हो गए। अब एक एक करके, अब क्योंकि हमने रिसेंटली डेप्थ का डिस्कस किया है, तो पहले डेप्थ का देख लेते हैं फिर। तो ये जो इक्वेशन था, मैंने आपको बताया कि ये जो इक्वेशन है, इसमें ना इन दिस केस जी डी बाई जी इक्वल टू आर माइनस डी बाई आर। मैंने आपको बताया था कि इस आर माइनस डी को मैं बाद में स्मॉल आर लिखूंगा, तो आई विल राइट डाउन दिस एज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो जी डी बाई जी इक्वल टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो जी डी इक्वल टू जी, क्योंकि जी को शिफ्ट कर दिया, अपॉन आर इंटू स्मॉल आर। यहां तक क्लियर? पक्का? सिर्फ आर माइनस डी को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? स्मॉल। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि तुम यहाँ पे डिस्टेंस को किससे डिनोट कर रहे हो? स्मॉल आर से। तो तुमको सारे इक्वेशन किस टर्म्स में चाहिए? स्मॉल आर। वेल बाय द वे, एक्स एक्सिस कौन है? आर। और एक्सेलरेशन कौन है? जी, मतलब वाई एक्सिस। तो रिमेंबर, एक चीज और याद रखना, तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो? टोटल वेरिएशन देख रहे हो। टोटल वेरिएशन मतलब अंदर कितना था, सरफेस पे कितना था, और बाहर कितना था। तो एक काम करो, इसको क्या बोल देंगे? जी डैश। तो मैं यहाँ पे डेप्थ पे हूँ या फिर मैं हाइट पे हूँ, जहां पे भी हूँ, मैं जी डी को क्या लिखूंगा? जी डैश। और अगर हाइट पे हूँ तो भी क्या लिखूंगा? जी डैश। और जी मतलब क्या है? सरफेस वैल्यू है। जी क्या है? सरफेस वैल्यू है। व्हाट इज सरफेस वैल्यू? मतलब कांस्टेंट। व्हाट इज कैपिटल आर? 6400 मतलब कांस्टेंट। तो अगर आप देख रहे हो अच्छे से, वाई एक्सिस, क्योंकि जी डैश क्या था? वाई एक्सिस, और आर क्या था? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? कांस्टेंट। मतलब ये कौन सा फॉर्म है? y इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये ग्राफ ऐसा मिलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ओके। अब तुम दो तरीके से सोच सकते हो। तुम उसको ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि जब मैं सरफेस से नीचे जाता हूँ, मतलब डेप्थ में जाता हूँ, तो जी की वैल्यू कम होती है। या उल्टा सोच लो, तुम सेंटर ऑफ अर्थ से ऊपर आ रहे हो तो जी की वैल्यू बढ़ रही है। कैसा बढ़ रही है? लीनियरली बढ़ रही है। तो द वेरिएशन इज लीनियर। और हमने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया? तो जी डैश बाई जी इज स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। लेकिन कैपिटल आर और जी क्या है? कांस्टेंट है। और वाई एक्सिस पे कौन था? जी डैश। एक्सिस पे कौन था? आर। तो ये क्या आ गया? y इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म विथ स्लोप इक्वल टू जी बाय आर। तो ये y इक्वल टू एम एक्स मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये आ गया स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब आउटसाइड का केस लेंगे। आउटसाइड के केस में
आउटसाइड के केस में अगर आपको याद है तो GH इक्वल टू R अपॉन R प्लस H का स्क्वायर इंटू G। सिर्फ GH को मैं क्या लिखूंगा अब, G डैश। देन मैंने आपको बताया था कि R प्लस H मतलब स्मॉल r, याद है क्या? तो स्मॉल r इसका स्क्वायर इंटू G। तो G डैश इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू G। तो G डैश इक्वल टू, एक काम करता हूं, G और R स्क्वायर को अलग से लिख लेता हूं, और जो डिनोमिनेटर में स्मॉल r स्क्वायर है वो न्यूमरेटर में आएगा, तो क्या हो जाएगा, r रेज टू -2। y एक्सिस पे किसको प्लॉट किया है तुमने, G डैश, तो ये कौन है, y। और x एक्सिस पे कौन है, r, तो ये क्या आ गया, x रेज टू -2। G क्या है, कांस्टेंट है, R क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टू कांस्टेंट क्या है, अनदर कांस्टेंट है, तो सम कांस्टेंट है k। y इक्वल टू k इंटू एक्स रेज टू -2 है, -2 +2 होता तो फिर वो पता है कैसा होता, पैराबोला, इंक्रीजिंग। अगर वो प्लस होता तो, वो प्लस होता तो ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस, तो कैसा आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। तो सरफेस के बाहर अगर तुम चेक करते हो तो यू गेट सच अ नेचर। हो गया, दिस इज हाउ यू विल गेट ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे r रेज टू क्या है, -2 है, r रेज टू क्या है, -2, दैट इज व्हाई यू विल गेट सच अ डिक्रीजिंग ग्राफ। सरफेस में वैल्यू कितना है, 9.8, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R मतलब 9.8, और स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R मतलब रेडियस से नीचे जब आओगे, अर्थ के नीचे आओगे तो वैल्यू क्या है, कम है, अर्थ के ऊपर जाओगे तो वैल्यू क्या है, कम है। सिर्फ अर्थ के नीचे जाओगे तो चेंज क्या है, लीनियर है, और वहां पे क्या है, नॉन लीनियर है। तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G विथ अल्टीट्यूड इज लीनियर, नॉन लीनियर, पैराबोलिक, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या है, नॉन लीनियर ग्राफ है, तो इट इज डिक्रीजिंग। क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा भी दिया है, एक ऑप्शन ऐसा भी देते हैं, वो 4 में से ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखा देते हैं, हाँ तो कंफ्यूजन हो गया, अंदर भी कम है बाहर भी कम है तो दिख रहा है, लेकिन लीनियर है कि नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इट विल बी अ नॉन लीनियर ग्राफ। क्लियर यहाँ तक? तो मैथ्स का बैकग्राउंड लगेगा, आपको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस पता होने चाहिए, आपको पैराबोला का इक्वेशन पता होना चाहिए, आपको नॉन लीनियर एक्सेस टू -2 एक्सेस टू -3 भी पता होना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सेस टू -2 एंड -3? स्टिफनेस, स्टिफनेस, एक्सेस टू -2 इसका स्टिफनेस कम है, -3 का ज्यादा है, तो अगर मैं -3 का ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ज्यादा स्टीप होगा वो, स्टीप मतलब स्लोप ज्यादा होगा उसका, तो ये ऐसा जाएगा। एक्सेस टू -4 करोगे तो और भी स्टीप होगा, तो ये याद रखना, डिफर्स ओनली इन स्टिफनेस। क्लियर यहाँ तक, पक्का? तो अगला जो वेरिएशन है, वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड, और उसके बाद वेरिएशन इन जी विथ शेप ऑफ अर्थ, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। एग्जाम्पल 5.4, कैलकुलेट मास ऑफ अर्थ फ्रॉम गिवन डेटा। हमारे पास गिवन डेटा में हमारे पास है जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारे पास गिवन डेटा में है रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इस गिवन डेटा में से क्या फाइंड करना है तुमको, क्या फाइंड करना है, मास ऑफ अर्थ। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ तो तुम कैसे फाइंड करोगे ये बताओ। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, Gm/r², एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of earth is g into mass of earth upon radius of earth का स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला, therefore मास ऑफ अर्थ इक्वल टू GRE² अपॉन कैपिटल G। डन, बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, हो गया सॉल्यूशन।
तो यू गेट मास ऑफ अर्थ इक्वल टू GR² अपॉन कैपिटल G। ये वैल्यू है 9.81, रेडियस ऑफ अर्थ है 6.37 इंटू 10⁻⁶ मीटर उसका स्क्वायर। ये G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो पहले तो मैं पावर्स को एडजस्ट कर लेता हूँ। 10 के पावर, ये 10 का पावर क्या है 6 का स्क्वायर मतलब 12, और ये 10 पावर -11 ऊपर आके +11, तो 12 + 11 इज 23। बाकी क्या बचा, बाकी बचा 9.81 इंटू 6.37 का स्क्वायर अपॉन 6.67, कैंसिल भी कर दिया, 9 6 बराबर है, तो 6 इंटू 10⁻24 के आसपास आएगा। ये 60 इंटू 10⁻23 आ रहा है रफली रफली। कैसे रफली रफली, ये एक और ये एक अप्रोक्सीमेटली कैंसल, ये अप्रोक्सीमेटली 10, ये अप्रोक्सीमेटली 6, 60 इंटू 10⁻23 मतलब 6 इंटू 10⁻24। एग्जैक्ट आंसर आता है 5.98 इंटू 10⁻24। तो भी मैं बता देता हूँ आपको, तो सॉरी फॉर दिस बट आई विल यूज कैलकुलेटर फॉर दिस। तो क्या था 9.81 था, उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है 6.37 को, 37 ना, यस, दो बार, क्योंकि दो बार क्यों, क्योंकि स्क्वायर है बराबर। इसको डिवाइड करना है किससे, 6.67 से, 5.96, 59.67 आ गया ना, तो 59.67 इंटू 10⁻23 किलोग्राम मतलब 5.967 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये हो गया मास ऑफ अर्थ फ्रॉम द गिवन डेटा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर, ये कौन सा था, 5.4, 5.5 देन। Calculate the acceleration due to gravity on the surface of moon. If the mass of moon is 1/80 times that of Earth, and diameter of moon is 1/4 times that of Earth. तो सिंपल क्वेश्चन है, हमको गिवन में दिया है मास ऑफ मून m⁻m is mass of Earth by 80, diameter of moon, what is diameter of moon, 1/4 times of diameter of Earth. Diameter and radius are directly proportional to each other, मतलब यहाँ पे आप रेडियस ऑफ मून इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ बाय 4 लिख सकते हो, क्योंकि r/2 2 हो जाएगा कैंसल। तो सिंपल है ये। आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून मतलब gm, ऐसे ही बोला है ना, और कुछ बताया है क्या, नहीं, और g की वैल्यू बताई है। व्हाट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, 9.8, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिया है वो। और याद रखना ग्रेविटेशन में हम अपनी मर्जी से g की वैल्यू 10 यूज नहीं कर सकते, वो कब करनी है वो मैं आपको जेईई नीट की क्लास में बताऊंगा कि 10 कब यूज करना है। वो नंबर देख के करना पड़ता है, कैलकुलेशंस हमको देखने पड़ते हैं, एंड देन यू कैन यूज। तो g अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी सरफेस पे फॉर्मूला तो आपको पता ही है, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ g एट द सरफेस, gm/r²। यहाँ पे g क्या है, कांस्टेंट है, तो g इज प्रोपोर्शनल टू m/r²। तो जब सॉल्यूशन लिखोगे तो डायरेक्टली ले लेना, डायरेक्टली दोनों को डिवाइड कर दो। क्या चाहिए हमको, सरफेस ऑफ मून पे g की वैल्यू, तो g मून अपॉन g अर्थ इक्वल टू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, सिंपल। So this is equal to mass of moon upon mass of earth into radius of earth upon radius of moon, दोनों का स्क्वायर बराबर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, तो इसके लिए ये मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे उल्टा आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून। तो जी मून बाई जी
व्हाट इज मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ? 1/80. व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ मून? 4. 1/4 नहीं, 4. रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून इज 4. 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/80, और ये जी शिफ्ट कर दिया, 1 and 5 9.8/5 इज 4.9. तो कितना आ जाएगा ये? 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डन. सॉरी, इट इज नॉट 4.9. कुछ नहीं, ये इसका डबल कर दो. 19.6/10. 19.6/10 इज 1.96. तो व्हाट आई एम डूइंग इज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2. मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 9.8 का डबल 19.6, नीचे 2 करोगे तो 5 into 2 10. 19.6/10 मतलब 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो दिस वैल्यू मतलब gm equal to g/5 accident due to gravity on the surface of moon is 1/5 of surface of earth value, g/5 value. ये आपको और एक जगह पे काम में आता है, दैट इज इन केस ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें वो बोलते हैं द टाइम पीरियड, अच्छे सुन लो, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 2 seconds. तो लेट अस से ये है 2 seconds. What is the time period of this pendulum if it is taken to the surface of moon? So what is the time period of the same pendulum when it is taken to the surface of moon? तो t equal to 2 pi root of L/g. अब 2 pi तो वैसे भी कांस्टेंट था, और पेंडुलम का लेंथ तो आपने चेंज किया नहीं, तो लेंथ भी क्या है? कांस्टेंट है. तो t is inversely proportional to root of g. तो टाइम पीरियड on the surface of moon to that of earth equal to under root of g earth by g moon. अभी हमने देखा g moon is g earth by 5. तो g earth by g moon is 5. So time period on surface of moon upon time period on surface of earth is root of 5. root of 5 आता है 2 point something, है ना? अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो? 2.2. What is 22 का स्क्वायर? What is 24 का स्क्वायर? What is 23 का स्क्वायर? So you have to know squares. 5.76. 2.3 का स्क्वायर 5.29. 2.2 का स्क्वायर 4.84. तो 5 का रूट मतलब रफली 4.84 आएगा. तो 5 का रूट रफली बोल रहा हूँ 2.23. 5 को मैंने अप्रोक्सीमेट किया 4.84, उसका रूट कितना था? 2.2 था. तो 5 का कितना है? 2.2. 2.23, सिर्फ एक डेसिमल एक्स्ट्रा है, 2.23. So what is time period on the surface of moon? It is time period on the surface of earth into 2.23. और ये कितना बोला है आपने? 2 सेकेंड. तो 2 का डबल 4.46 सेकेंड. This is what will happen. So 4.46 will be the time period of the same pendulum of the same length on the surface of moon. Next question. Find the acceleration due to gravity on a planet that is 10 times as massive as Earth and with radius 20 times of the Earth. Good question. सिंपल ही है, लेकिन अब ये क्यों essential है? Maybe some of you in future you become planetary scientist. तो अभी आपको बता देता हूँ मैं. There is something called as mass radius relation. हम लोग क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा जस्ट टू जनरेट सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट, और ये मेरा रिसर्च टॉपिक भी है, तो आई कैन आल्सो गिव यू सम एक्स्ट्रा इनपुट्स. जब प्लैनेट्स की मॉडलिंग होती है ना, हाउ अ प्लैनेट विल लुक लाइक फ्रॉम इनसाइड, उसका स्ट्रक्चर हम लोग मॉडल करते हैं. जैसे मैंने अभी बताया, हमने अर्थ को कैसा इमेजिन किया? यूनिफॉर्म डेंसिटी. वैसा एक्चुअली होता नहीं है. एक्चुअली लेयर टू लेयर डेंसिटी विल चेंज. तो जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट्स का मॉडल बनाना होता है, तो उस केस में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मास रेडियस रिलेशन.
मतलब कितने मास का प्लैनेट होगा तो उसका रफ रेडियस कितना होगा। जैसे मास ऑफ अर्थ इज एम, रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, वैसे ही आप मास ऑफ मार्स ले सकते हो, रेडियस ऑफ मार्स ले सकते हो, वैसे ही आप मास ऑफ जुपिटर ले सकते हो, रेडियस ऑफ जुपिटर ले सकते हो। तो एक पूरा सा ग्राफ बना देते हैं, एक एक्सिस पे मास, एक एक्सिस पे रेडियस। आई टेल यू थोड़ा सा डिटेल। तो ऐसा एक ग्राफ प्लॉट होता है, मे बी समडे आई विल शो यू, क्योंकि मैंने तो कोडिंग करके रखा है इसको, तो आई विल जस्ट टेल यू। मास रेडियस रिलेशन बोलते हैं इसको। तो होता क्या है, आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। अब पॉइंट्स कहाँ से आ गए, हर एक मास का, हर एक प्लैनेट का ऑब्जर्वेशन लोगे, मार्स का लोगे, जुपिटर का लोगे, अर्थ का लोगे, सैटर्न का लोगे, एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स का लोगे जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट्स है। तो आपको एक पॉइंट मतलब एक प्लैनेट का डेटा है ये, दूसरा पॉइंट मतलब दूसरे प्लैनेट का डेटा है, तीसरा मतलब तीसरा डेटा है, चौथा मतलब चौथे का डेटा है, पांचवा मतलब पांचवा का डेटा है। ऐसा एक ग्राफ मिलेगा। मैं फिलहाल लीनियर दिखा रहा हूँ, एक्चुअली लीनियर नहीं होता है वो, इट इज नॉट लीनियर ग्राफ। तो ऐसा एक लीनियर ग्राफ है, इमेजिन ऐसा एक लीनियर ग्राफ है आपके पास। हाँ, अब इमेजिन हमको एक नया ही प्लैनेट मिल गया और उस प्लैनेट का रेडियस फाइंड करना है, हमको सिर्फ मास पता है। सपोज वो जो प्लैनेट हमको मिला, इमेजिन उसका मास जो था इन दो पॉइंट्स के बीच में है। ये सपोज 1 मास ऑफ अर्थ है, ये सपोज 2 मास ऑफ अर्थ है। सपोज हमको जो नया प्लैनेट मिला है ना, वो 1.5 मास ऑफ अर्थ है। अभी ऐसा तो हमारे सोलर सिस्टम में कोई प्लैनेट नहीं है, फिर हम उसका रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन एंड इंटरपोलेशन। सीखोगे मैथ्स में, एक्स्ट्रापोलेट करना, इंटरपोलेट करना। तो हमने क्या किया था, हमारे पास जो पॉइंट्स थे, हमने उस पॉइंट से एक कर्व बना लिया। इस केस में कर्व मैंने क्या दिखाया है, स्ट्रेट लाइन दिखाया है। क्या दिखाया है? स्ट्रेट लाइन। मेरे पास स्ट्रेट लाइन नहीं था, मेरे पास क्या थे, मेरे पास पॉइंट्स थे। तो हमने इस पॉइंट्स को फिट करके एक लाइन बना लिया, इसको बोलते हैं फिटिंग। तो हमने अप्रोक्सीमेटली, देखो लाइन पे फिट भी नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, कुछ पॉइंट साइड में है। तो हमने क्या बोला कि अप्रोक्सीमेटली क्या है ये, स्ट्रेट लाइन। तो तुमको अगर मास मिल गया तो ये y इक्वल टू एम एक्स का फंक्शन है। तो तुम कोई भी वैल्यू डाल दो मास की, मतलब y की, तुमको एक वैल्यू मिल जाएगी। किसकी? x की। x कौन है? रेडियस। तो दैट इज वेयर इन साइंस यू यूज दिस काइंड ऑफ स्टफ, क्योंकि हमारे पास अभी तक जितने भी प्लैनेट्स का डेटा है, उन सारे प्लैनेट्स के डेटा का मास और रेडियस हम लोग प्लॉट कर देते हैं। एक ग्राफ मिल जाता है, एक कर्व मिल जाता है। फिर वो ग्राफ है तो हर एक ग्राफ का एक फंक्शनल फॉर्म होता है, जैसे y इक्वल टू एम एक्स, जैसे y इक्वल टू 4ax स्क्वायर। क्या है ये? पैराबोला, राइट। y इक्वल टू 4ax स्क्वायर इज अ पैराबोला। तो ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा, फिर आप उसको फिट करोगे। आप बोलोगे ये कोई ग्राफ है, अप्रोक्सीमेटली पैराबोला दिखता है, देन यू कैन कोड। फिर उस इनपुट मास के लिए, सपोज एक प्लैनेट आया जिसका मास था 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, उसका रेडियस कितना, रेडियस कितना, तो कोड में फंक्शन फिट है, डाल दो। वो पूछेगा आपको, आपको कोड ऐसा पूछेगा, व्हाट इज द मास ऑफ द डिटेक्टेड प्लैनेट, तो आप बोलोगे 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। वो सारे कैलकुलेशन करके आपको एक रेडियस का वैल्यू दे देगा। अब ये रेडियस के वैल्यू से आप अंदर का स्ट्रक्चर मॉडल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जुपिटर साइज में बड़ा है। जुपिटर सॉलिड प्लैनेट है क्या? नहीं, तो गैसियस है। तो फिर और बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं। इट विल गिव यू स्ट्रक्चर, ये आपको बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर सॉलिड होना चाहिए, वहां से वहां तक गैस होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नॉट गोइंग इनटू डिटेल, समडे इफ वी हैव टाइम आई विल रन दैट कोड एंड विल शो यू। अब फिलहाल तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट दैट इज 10 टाइम्स मैसिव एज कंपेयर टू अर्थ। 10 टाइम्स मैसिव मतलब मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। और क्या बोला है, रेडियस कितना है? 20 टाइम्स है। रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 20 टाइम्स ऑफ, 20 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। आपको फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट, जीपी बराबर। देन फॉर्मूला तो वही वही है, कौन सा कौन सा? g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। g क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, तो g इज प्रोपोर्शनल टू m बाय आर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सॉल्यूशन। g ऑफ प्लैनेट अपॉन g ऑफ अर्थ इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ, क्योंकि मास से क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है।
और इनवर्स किसके साथ है, स्क्वायर ऑफ रेडियस के साथ। तो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। व्हाट इज मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ, 10। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, 1/20, 1/20 का स्क्वायर, तो 10/400 मतलब 1/40। जी क्यों दी है, 9.8 दिया है ना, 9.8। तो जीपी इक्वल टू जी अर्थ अपॉन 40, बराबर। क्या आएगी वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली बता दो। 0.25 कैसे, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 10 लेता, अप्रोक्सीमेटली 10 लेता तो 10/40 इज 1/4 मतलब कितना, 0.25। एग्जैक्ट करने जाओगे तो 0.245। कैसे, ये 1/4, ये जी की वैल्यू कितनी है 9.8 और ये 40 का 10 इसको दे दिया तो कितना हो गया 0.98। 0.98 और 1/4 कितना होता है 0.25 इंटू 0.98, 98 इंटू 25। सिंपल है, सिंपल है। दिस इज 0.245, 0.245। चलो ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशंस में ना थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा आपको। What you should be doing is, आपको क्या करना था, 0.25 इंटू क्या करना था 0.98। मैंने क्या किया, मैंने दोनों के पॉइंट हटा दिए, फिर मुझे दिखा कि ये 98 है, 100 होता तो 2500 होता कि नहीं, 2500 सही है। लेकिन 98 था, मतलब मैंने 25 और 25 दो बार एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, मतलब मैंने कितना एक्स्ट्रा काउंट कर लिया 50, बराबर ना। तो माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे। what is 2500 minus 50 into 10 raised to, मतलब 0.245, वही तो बोला 0.245। यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।